आप लोग कैसे हैं? आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी लोग जमकर पढ़ रहे होंगे। जो लोग मुझे नहीं जान रहे हैं, थोड़ा सा मैं परिचय देना चाहता हूं। मेरा नाम इंद्र नारायण यादव है और मैं सिविल सर्विस के बच्चों को इतिहास पढ़ाता हूं। मैंने कुछ समय इलाहाबाद में भी पढ़ाया, फिर इंदौर में भी पढ़ाया। वर्तमान में मैं बड़े लंबे समय से ग्वालियर में पढ़ा रहा हूं और मेरी इच्छा हुई कि थोड़ा सा मैं आप लोगों से ऑनलाइन जुड़ूं। कहीं ना कहीं आज मैं एक ऐसे विषय को लेकर आ रहा हूं कि जब हिंदुस्तान में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना हुई तो अंग्रेजों ने अपने कुल मिला के कहीं ना कहीं प्रशासक यहां नियुक्त करने शुरू कर दिए और जो अंग्रेजों की तरफ से जो यहां का सबसे बड़ा सर्वे सर्वा होता था उसको गवर्नर जनरल या वायसराय के नाम से जाना जाता था। मैं एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आया हूं जिसका नाम लॉर्ड लिटन है। लॉर्ड लिटन 1876 से लेकर 80 तक हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल रहे और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कहीं ना कहीं लॉर्ड लिटन, क्योंकि जितने भी गवर्नर जनरल हिंदुस्तान में आते थे उनकी नीतियों का प्रभाव हिंदुस्तान के जनमानस पर या लोगों पर पड़ता था। जैसे मानकर चलिए लॉर्ड वेलेस्ली आए तो अपनी सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि लेकर आए, डलहौजी आए तो अपनी हड़प नीति लेकर आए। तो इनका प्रभाव इन गवर्नर जनरलों का या वायसरायों का हिंदुस्तान के लोगों पर पड़ता था। तो इसी प्रकार से जब लिटन आए तो लिटन की कुछ ऐसी नीतियां हिंदुस्तान के अंदर हुई जिसके कारण से लोगों के मन में एक असंतोष पैदा हुआ और विशेष रूप से जो शिक्षित वर्ग है उस शिक्षित वर्ग के अंदर एक असंतोष पैदा होता है और अंततः कुल मिला के जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो थोड़ा सा गतिमान हो जाता है, थोड़ा सा तीव्र हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि लॉर्ड लिटन की नीतियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में उत्प्रेरक का काम कर दिया। उत्प्रेरक क्या करता है? किसी भी रिएक्शन को तेज कर देता है। तो लॉर्ड लिटन साहब कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे हिंदुस्तान के लोगों में एक असंतोष पैदा हुआ और जब असंतोष होगा तो स्वाभाविक क्रांति होगी, आंदोलन होगा, संघर्ष होगा। तो ये बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है। लॉर्ड लिटन साहब आए तो देखिए क्या माहौल है। मैंने अभी कहा कि लॉर्ड लिटन साहब आ रहे हैं तो 1876 से लेकर 80 के बीच में रहे। तो जब लिटन साहब हिंदुस्तान में आया तो उस समय कुल मिला के 76 से लेकर 78 के बीच में बड़ा भयानक अकाल हिंदुस्तान में पड़ रहा है। बड़ा भयानक अकाल है, चाहे वो राजपूताना का क्षेत्र हो, चाहे मध्य भारत का क्षेत्र हो, चाहे मद्रास का क्षेत्र हो, चाहे बंगाल का, चाहे पंजाब का क्षेत्र हो। इन सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर अकाल पड़ता है और इस अकाल के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है। लॉर्ड लिटन साहब ने रिचर्ड स्ट्रेची कमीशन बनाया। कमीशन ने रिपोर्ट भी अपनी दी कि भाई एक अकाल संहिता का निर्माण करो, एक अकाल फंड बनाओ, जो लोग काम कर सकते हो उनको कुल मिला के कहीं ना कहीं निश्चित रूप से अवसर काम दो, जो नहीं कर सकते हैं उनकी कुल मिला के अनाज से चाहे पैसे से मदद करो। इस प्रकार से रिचर्ड स्ट्रेची कमीशन की रिपोर्ट आती है, लेकिन कमीशन की जो रिपोर्ट आई उस पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ। यह सबसे बड़ी बात है। यानी हिंदुस्तान में अकाल पड़ रहा है, लाखों लोग मर रहे हैं, लेकिन लिटन साहब का काम क्या होना चाहिए था कि जो हिंदुस्तान का कुल मिला के टैक्स है उस पैसे से जो अकाल पीड़ित लोग हैं उनकी मदद किया जाए। लेकिन वो इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, वो दिल्ली दरबार पर फोकस कर रहे हैं। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए हिंदुस्तान के इतिहास में 3 दिल्ली दरबार हुए हैं। पहला लिटन साहब के समय में हुआ, दूसरा कर्जन के समय में हुआ और तीसरा कहने के लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ। मैं उस पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहां मैं आपको बताना चाहता हूं इस प्रकार से जो दूसरी लाइन लिखी है राज उपाधि अधिनियम 1876। अब जरा समझिएगा, ये राज उपाधि अधिनियम 1876 में क्या हो रहा है। यानी जो महारानी विक्टोरिया हैं उनको भारत की साम्राज्ञी घोषित करने के लिए कुल मिला के अधिनियम आया। यानी क्वीन ऑफ इंडिया, आप भारत की महारानी हैं। अरे भाई, तो कुल मिला के तुम वहीं घोषित कर दिए होते, कलकत्ता से वहीं घोषणा कर दिए होते। लेकिन उस घोषणा करने के लिए लॉर्ड लिटन ने दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया और इस दरबार में कमला के बड़े पैमाने पर पैसे का अपव्यय किया जाता है। दिल्ली दरबार लगता है, बड़े पैमाने पर पैसा बहाया गया, पानी की तरह पैसा बहाया गया। लिटन का काम क्या होना चाहिए? अकाल पीड़ितों की मदद करना,
लेकिन लिटन साहब आप क्या कर रहे हो? आप कलकत्ता से दिल्ली पहुंचते हो, हिंदुस्तान का पैसा, हिंदुस्तान के लोगों का पैसा सिर्फ कुल मिला के महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्य घोषित करने के लिए आपने पानी की तरह बहाया है। 1 जनवरी 1877 को आपने महारानी को कुल मिला के कहने के साम्राज्य यानी भारत की महारानी घोषित कर दिया। ये तो ठीक है, लेकिन अंततः आपने हिंदुस्तान का जो पैसा था जिसे अकाल पर खर्च होना चाहिए था, आपने दिल्ली दरबार पर खर्च कर दिया, जिससे हिंदुस्तान के लोग, हिंदुस्तान का बुद्धिजीवी नाराज हो गया और हिंदुस्तान के बुद्धिजीवियों ने अपने समाचार पत्रों के माध्यम से इस दिल्ली दरबार की आलोचना की। एक ईश्वर चंद्र विद्यासागर हुए जो बहुत बड़े समाज सुधारक थे बंगाल के, उन्होंने अपना समाचार पत्र अंततः सोम प्रकाश निकाला और सोम प्रकाश में कहा कि रोम जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है। रोम जल रहा है, नीरो बंसी बजा रहा है। यानी जिस प्रकार से रोम में एक राजा नीरो हुआ, वो पूरी तरह से अत्याचार पर आधारित था, उसे जनता से कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार से लिटन साहब कर रहे हैं, हिंदुस्तान के लोग अकाल से मर रहे हैं, अकाल से बदहाल और बेहाल हैं, और आप भाई साहब पूरा पैसा ले जाकर दिल्ली में लगा रहे हैं, दिल्ली दरबार में कर रहे हैं। इस प्रकार से सोम प्रकाश ने या अन्य भारतीय समाचार पत्रों ने जब इस दिल्ली दरबार की आलोचना की तो लिटन झुक नहीं रहा है। लिटन गलती पर गलती कर रहा है। उसको यह सोचना चाहिए कि भाई हम गलती कर रहे हैं तो सुधार कर लें, लेकिन उसने यह काम नहीं किया। उसने क्या कर दिया? अंततः भारत के भारतीय समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने का काम शुरू कर दिया। यानी एक गलती तो दिल्ली दरबार की हुई, अब दूसरी गलती आप क्या कर रहे हो कि भारतीय भाषाओं के जो समाचार पत्र हैं उनको पूरी तरह से बैन कर रहे हो। इस प्रकार से लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आते हैं, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 का है, इसमें भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया, जिससे मैं मनमानी करूं और भारत के लोग और भारत के समाचार पत्र मेरी आलोचना नहीं कर सकें। इस प्रकार से सबसे पहले सोम प्रकाश को बंद होना पड़ता है, और धीरे धीरे भारतीय भाषा के जितने भी समाचार पत्र थे वो पूरी तरह से बैन कर दिए गए। इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को गैंगिंग एक्ट भी कहते हैं, इसको मुंह बंद करने वाला भी एक्ट कहते हैं। इस प्रकार से जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, हिंदुस्तान का बुद्धिजीवी पूरी तरह से अकुलाहट और बेचैनी में चला गया। ये तानाशाही का काम लिटन कर रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि उस समय मोतीलाल घोष एक कुलना के कनिक समाचार पत्र के संपादक हैं, जिनका नाम जो अमृत बाजार पत्रिका निकालते हैं। पहले यह पत्रिका बंगाली में निकला करती थी, लेकिन अंततः इसने सोचा कि भाई भारतीय भाषाओं पर प्रतिबंध है, भारतीयों पर तो प्रतिबंध है नहीं। तब उसने तत्काल किया कि इस अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपने को कुल मिला के बांग्ला से अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया। प्रश्न आता है कि वो कौन सा समाचार पत्र है जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपने को कुल मिला के रातों रात बांग्ला से अंग्रेजी में कन्वर्ट किया? अमृत बाजार पत्रिका है। इस प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूं कि अकाल के कारण पहली गलती तो आप कर रहे हो कि दिल्ली दरबार कर रहे हो, पानी पूरी तरह से पैसा पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हो, और दूसरा काम आप भारत के लोग उसका विरोध कर रहे हैं तो उनका मुंह बंद कर रहे हो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा। इससे हिंदुस्तान के लोगों में एक असंतोष पैदा हो गया। तीसरा कुलना के अब देखिए क्या काम कर रहे हैं, शस्त्र अधिनियम 1878 आर्म्स एक्ट। अब आर्म्स एक्ट लेकर क्यों आ रहे हैं जरा समझने की जरूरत है। इस समय भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां धीरे धीरे बढ़ रही हैं, और क्रांतिकारी गतिविधियां जब बढ़ रही हैं तो क्रांतिकारियों को बड़ी आसानी से शस्त्र मिल जा रहा है इन अंग्रेजों की दवाई करने के लिए। तो लॉर्ड लिटन को लगा कि क्यों नहीं मैं ऐसा कानून लेकर आऊं जिससे कुल मिला के यहां के क्रांतिकारियों को या इस प्रकार के लोगों को जो अंग्रेजों की खिलाफत शस्त्रों के माध्यम से करना चाहते हैं, उनको कुल मिला के शस्त्र मिलना मुश्किल हो जाए। तो लॉर्ड लिटन साहब क्या लेकर आते हैं? शस्त्र कानून लेकर आते हैं। और लॉर्ड लिटन साहब जब शस्त्र कानून लेकर आए तो उसमें भी भेदभाव उन्होंने किया। इसमें कहा गया आर्म्स एक्ट में कि लाइसेंसिंग एक्ट है कि कुल मिला के शस्त्र रखने के लिए भारतीयों को अब लाइसेंस लेना पड़ेगा, पहली काम। लेकिन इस कानून से अंग्रेजों को बाहर रखा गया, यूरोपियों को बाहर रखा गया। अरे लिटन साहब, जब तुमको शस्त्र कानून बनाना ही था तो सबके लिए बनाए होते, सभी को कुल मिला के इस कानून के अंदर लाए होते, लेकिन आपने यूरोपियों को बाहर कर दिया, आपने अंग्रेजों को बाहर कर दिया, आप भारतीयों को शस्त्र कानून के अंदर ला रहे हो। इससे भारत का लोग कहे कि यार ये तो भेदभाव की नीति है। इस प्रकार से शस्त्र कानून के पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य क्रांतिकारी जो विचारक थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, उनको रोकना, और दूसरा कुल मिला के कहीं ना कहीं भारत के लोगों के साथ भेदभाव होगा। इस प्रकार से इस आर्म्स एक्ट के कारण भी भारत का जनमानस नाराज हो गया। क्लियर? चौथी चीज जो है आईसीएस की आयु सीमा। अब जरा देखिएगा,
1853 के चार्टर एक्ट में पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं की बात की गई। 54 में मैकाले कमीशन बैठा, इस प्रतियोगी परीक्षाएं कैसे हो आयोजित की जाएं, और 1855 में पहली आईसीएस लंदन में हो रही है। उस समय आईसीएस जो हो रही थी लंदन में, उस समय मैक्सिमम आयु सीमा 23 वर्ष थी। चलिए साहब ठीक है, हमारे कुछ भारतीय आ भी रहे थे, जैसे पहले आईसीएस आपको मालूम है सत्येंद्रनाथ टैगोर साहब आए। धीरे धीरे आईसीएस की आयु सीमा जब भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ने लग गया तो अंग्रेजों के पेट में दर्द चालू हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय लोग सबसे ज्यादा आ जाएं, तो इन्होंने आयु सीमा को कम करना शुरू कर दिया। और आपको मालूम होना चाहिए लिटन साहब तो कुल मिला के भारतीयों का जबरदस्त विरोधी है, इसने कुल मिला के आयु सीमा 19 वर्ष कर दिया। बताइए, मैक्सिमम आयु सीमा 19 वर्ष, और वो भी परीक्षा कहां होगी? लंदन में। भाषा कौन सी होगी? अंग्रेजों की होगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जो बेचारे एक बहुत बड़े अवसर की तलाश में संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहते थे, उनको भी तुमने रोकने का प्रयास कर दिया। इस प्रकार से शस्त्र कानून के बाद भारतीयों की आयु सीमा जब आपने 19 वर्ष की, तो हिंदुस्तान का जो शिक्षित और बुद्धिजीवी है वो तत्काल विरोध करता है कि भाई ये तो गलत है। और इस प्रकार से कहीं न कहीं बुद्धिजीवी लोग आपके इस कानून की खिलाफत करने के लिए उनके मन में कहीं न कहीं निश्चित रूप से असंतोष पैदा होता है। और थोड़ा सा एक और बात करें, सेकंड एंग्लो अफगान वॉर। अब जरा देखिए, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध की कोई जरूरत नहीं है। अब आप एक ही बात बताइए कि इस समय भारत में मानकर चलिए एक एग्जांपल करें कि भारत में अकाल पड़ा हो, भारत में गरीबी बहुत चरम सीमा पर हो, कोई बीमारी आ गई हो, या कोरोना का ही महामारी चल रहा है और भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई हो, भारत के लोगों को बेरोजगारी चरम सीमा पर हो, भारत के लोग भूख से मर रहे हो, और हमारा कुल मिला के कहीं ना कहीं जो सरकार है वो युद्ध की घोषणा, अनायास युद्ध की घोषणा। युद्ध तो जरूरत है, अगर मान लीजिए कोई जरूरत लगेगा तो युद्ध तो होना ही चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि समय पर युद्ध ना हो तो वो कुल मिला के उससे भी ज्यादा नुकसानदेह होता है। लेकिन बेवजह का युद्ध करके भारत को फंसा देना, तो कुल मिला के कहीं कि भारत के लोग नाराज होंगे कि नहीं होंगे। सेम यही चीज यहां पर हो गई है कि कुल मिला के अभी युद्ध की जरूरत नहीं थी। आप पहला एंग्लो अफगान युद्ध लड़े हैं, आपकी पिटाई अफगानों ने भयानक लगाई है। मैंने अभी आपको कहा ना कि पहला एंग्लो अफगान वॉर आपने लड़ा 1839 से 42 के बीच में, किसके कुल मिला के कहीं समय में? लॉर्ड ऑकलैंड के समय में। और आपको मालूम होना चाहिए 21,000 अंग्रेज भारतीय सैनिक कुल मिला के अफगानिस्तान में घुसने का प्रयास करते हैं। लॉर्ड लिटन अग्रगामी नीति का पोषक है, उसको लगा कि मुझे रूस पर कंट्रोल करना है तो मुझे अफगानिस्तान के अंदर जाकर रूस का मुकाबला करना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? आपके 16,000 अंग्रेज सैनिक मार दिए गए, अलेक्जेंडर बंस जैसा कमांडर मार दिया गया, ब्रॉडफुट जैसे लोग मारे गए। इस प्रकार से मात्र एक डॉक्टर ब्राइटन को छोड़ते हैं और वो जैकोबाबाद आकर अपना आंखों देखा हाल बताता है। यानी दुनिया के इतिहास में अंग्रेजों का इतना शर्मसार युद्ध कोई नहीं रहा, और इस प्रकार से आप फिर वहां लड़ने के लिए जा रहे हो। तो इस प्रकार से जैसे द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध की घोषणा होती है, अब आप बताओ यार कि कुल मिला के हिंदुस्तान साला अकाल से मर रहा है, हिंदुस्तान अकाल से पीड़ित है, तो तुमको वो पैसा यहां लगाना चाहिए कि युद्ध पर लगाना चाहिए कि दिल्ली दरबार पर लगाना चाहिए? तो इस प्रकार से बड़े पैमाने पर मैं कहना चाहता हूं कि जब कहीं ना कहीं आपने युद्ध की घोषणा की, तो युद्ध की घोषणा तो आपकी महत्वाकांक्षी योजना है। यानी आप कुल मिला के वही स्वप्न पुनः पूरा करना चाहते हैं कि हमारी सीमाएं अफगानिस्तान तक टच हो जाएं। मौर्यों की जो सीमाएं थी, मैंने कहा ना कि मौर्यों ने उस सीमा रेखा को प्राप्त किया। विंसेंट स्मिथ साहब कहते हैं जो कुल मिला के मुगल तो दूर अंग्रेज भी प्राप्त नहीं कर पाए, तो आप चंद्रगुप्त मौर्य की सीमा रेखा का प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन मामला तो सिफर हो गया ना यार, मामला तो पूरी तरह से रह गया, क्योंकि फिर आप अफगानिस्तान में गए तो फिर आपको कुल मिला के भागना पड़ गया, आपको गंडमक की संधि करनी पड़ गई। यानी कि आपने अफगान मामले में मतलब बेवजह का इंटरफेयर किया, और वहां फिर आपकी धुलाई हो रही है, आपको लौटना पड़ता है गंडमक की संधि करने के पश्चात, और कुल मिला के भारत का पैसा इस युद्ध पर बेवजह बहाया जाता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने अभी पहली बार में बोला था कि लॉर्ड लिटन की नीतियां हिंदुस्तान के राष्ट्रीय आंदोलन में उत्प्रेरक का काम करती हैं, डेफिनेट करती हैं, क्योंकि हिंदुस्तान अकाल की चपेट में है और आप कुल मिला के दिल्ली दरबार लगा रहे हो, आप भारत के लोगों के साथ भेदभाव करके आप वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट ला रहे हो, आप शस्त्र कानून ला रहे हो, आप भारतीयों को रोकने के लिए आईसीएस की आयु सीमा कम कर रहे हो, और हिंदुस्तान को बेवजह के एक युद्ध में फंसाकर हिंदुस्तान का पैसा पानी की तरह बहा रहे हो। इससे हिंदुस्तान का जो बुद्धिजीवी है, जो शिक्षित है, वो पूरी तरह से नाराज हो गया और अंत तक उसको लगा कि राष्ट्रीय आंदोलन को तेज किया जाना चाहिए। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि लॉर्ड लिटन की नीतियां भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उत्प्रेरक का काम करती हैं, और डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि लिटन के
बाद अंततः धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन बड़ी तेजी से गतिमान होता है। इस प्रकार से मुझे विश्वास है कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं धीरे धीरे इसी प्रकार से एक एक वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ूंगा। कहीं ना कहीं मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। खूब जमकर परिश्रम करो, क्योंकि मेरा मानना है कि संसार में परिश्रम का कोई भी विकल्प नहीं है। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अरे कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अरे जिंदा रखो दिल की उम्मीदों को, खारे समुंदर से भी एक दिन गंगा जल निकलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।